हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इकोनॉमिक सेक्शन के पार्ट 5 का भाग लेके आया हूं और इसमें हमने वही 20 क्वेश्चन का एक बंच लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा पूरा इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, हम लोग बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चंस का संग्रह करके और ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांटते हैं और फिर पूरा वीडियो तैयार करते हैं केवल आपके लिए, कि जिससे आपको अपनी एग्जाम में सफलता मिल सके। तो इसलिए इसको वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो आज हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना? दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दोस्तों, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? दोस्तों, हमने ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आंसर आपको लिए हैं, उसका मैंने उद्देश्य पहले भी आपको समझाया था। वरना हम लोग पहले आपको शुरू में हमने जो कराए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन सामने मिलते थे। अब हमने ये सीरीज चालू की है जिसमें आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते हैं, आंसर हमको आपको देना होता है। और ये लेने का उद्देश्य हमारा दोस्तों ये है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सामने में हमारे पास सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हम इजीली क्वेश्चंस को आंसर ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन को देख करके आंसर अगर दे पाते हैं, इसका मतलब है कि यह हमारे दिमाग में उसका आंसर आ जाता है, तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है दोस्तों। अब आप परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपको क्वेश्चन देख करके सामने आपके दिमाग में आंसर नहीं आता है, तो दोस्तों आपकी तैयारी कच्ची है। इसलिए ये हमने सीरीज चालू इसीलिए की है जिससे आप अपने आप को जज कर सकें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, किस प्रकार की तैयारी आपने की हुई है दोस्तों। ठीक है ना? तो अब ये जो प्रश्न आपके सामने डाला है कि दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है, तो दोस्तों आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं अब आपको समय देता हूं 10 सेकंड का, जिससे आप अपने दिमाग में देख लो भाई आपको उसका उत्तर आता है या नहीं है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका इसका उत्तर बताता हूं दोस्तों। दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना जो है वो है जम्मू कश्मीर की परियोजना है। किसकी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की परियोजना है दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में विनिवेश आयोग यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत में जो विनिवेश आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। आपके दिमाग में आया दोस्तों? चलो बताओ फिर तो। चलो मैं बताता हूं दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों अगस्त 1996। कब की गई थी? अगस्त 1996 में डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना की गई। भारत में विनिवेश आयोग की व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एस्केप इसका शॉर्ट फॉर्म है। एस्केप का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों, एस्केप का मुख्यालय जो है वो है कहाँ पर है? याद आया आपको? चलो बताओ। नहीं? चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो है बैंकॉक। कहाँ पर है दोस्तों? बैंकॉक में। ठीक है ना? किसका? एस्केप, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखो, ये अलग अलग जो आइटम्स हैं हमारे देश में, जो प्रोडक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग नाम लिए हैं। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि सोना तो होता ही है, क्योंकि सोना क्यों कहते हैं किस चीज को? जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता हो, जिसकी कीमत अच्छी हो। ठीक है ना? इस प्रकार से उनके अलग अलग नाम डाले हैं, जैसे कि हरा सोना, काला सोना। ठीक है ना? अब काला सोना को तो आप जानते हैं, काला सोना जो होता है वो होता है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद। क्या होते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद को काला सोना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना? इसी प्रकार से हरा सोना, हरा सोना जो है वो कहलाता है दोस्तों चाय को। किसको कहते हैं? चाय उत्पाद को हरा सोना कहते हैं। किसको? चाय को। ठीक है दोस्तों, चाय हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसका उत्पादन का बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है दोस्तों, इसलिए चाय को हम हरा सोना कहते हैं। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो दोस्तों, भारत की किस किस राज्य में दोस्तों ये
बताओ, आपको अगर याद हो तो बताओ। भारत के बिहार स्टेट में, कौन से में, बिहार राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है दोस्तों, किसमें, बिहार में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? नफेड की स्थापना, तो नफेड क्या है दोस्तों, ये हमारे जो एग्रीकल्चर उत्पादन होते हैं ना, कृषि उपजों के विपणन के लिए, क्या है ये, कृषि उपज यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर उत्पाद जो होते हैं हमारे, उनके लिए नफेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो ये काफी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको याद होगा शायद इसको, और आपने तैयारी की है तो। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों मनीला में है। कहां पर है? मनीला। ठीक है ना, ओके। कहाँ है? मनीला। ओके, नेक्स्ट। पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों जैसे हमने देखा हरा सोना, ऐसे ही ये क्रांतियां हुई थी दोस्तों। पीली क्रांति जो थी वो, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों पीले आइटम जो होते हैं, आप देखते हो पीले आइटम जो होते हैं दलहन उत्पादन होते हैं। क्या होते हैं? तिलहन की जो उत्पादन होते हैं वो पीले होते हैं, तो इसलिए हमको पीली क्रांति बोला गया। यानी कि तिलहन उत्पादन से हम पीली क्रांति का संबंध है। तिलहन उत्पादन, तिलहन मीन्स जैसे कि तिल है, सोयाबीन है, और जो तिलहन की जो जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है ना, वही सारे तिलहन उत्पादन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, सरसों है, ये सब पीली होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए इसको तिलहन उत्पादन कहते हैं, और तिलहन उत्पादन का जो संबंध है वो पीली क्रांति से दोस्तों। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सन 1987 में। कब की गई थी? सन 1987 में की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, ओके। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको पहले भी पूछ चुका हूं। होता क्या है दोस्तों कि जो पेपर सेटर होता है, यानी कि जो पेपर तैयार करने वाला जो शिक्षक होता है, वो बहुत ही दिमाग से काम लेता है। कभी कभी होता क्या है कि एक ही प्रश्न को हर साल अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में पूछ लिया जाता है। यानी कि भाषा तो वही होती है, हिंदी या इंग्लिश होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के उसी प्रश्न को बार बार पूछ लिया जाता है, जिसमें हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं। मैं आपको ये प्रश्न पहले पूछ चुका हूं कि निर्धनता निवारण को, है ना, यार अब इसमें वो पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो किस प्रकार से पूछा था? पहला जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो पूछा था दोस्तों, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ अभियान जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है? ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब गरीबी हटाओ, यहां पर है निर्धनता निवारण। दोस्तों नाम तो मतलब तो एक ही हुआ ना, निर्धनता निवारण हुआ या गरीबी हटाओ, बात एक ही हुई। लेकिन होता क्या है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने अगर गरीबी हटाओ देखा है तो गरीबी, उन्होंने गरीबी नहीं है तो निर्धनता है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है, और वहां पर वो गलतियां कर जाते हैं दोस्तों। तो मतलब दोनों का एक ही है, निर्धनता निवारण हो या गरीबी हटाओ, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका दोस्तों उद्देश्य है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना थी? पांचवी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय आयात और निर्यात बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी सन 1982 को। कब की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी सन 1982 को स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध जो है वो किससे है? ये है दोस्तों नगरीय क्षेत्र से। यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र जो हैं, उनमें जो बेरोजगारी है उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने एक योजना लागू की थी, एक योजना चलाई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना।
ठीक है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है? नगरीय क्षेत्र से। समझ गए दोस्तों? समझ गए ना? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किससे संबंधित थी? नगरीय क्षेत्र से। ठीक है ना? ओके। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग जिसमें कि सबसे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती हो, ऐसा कौन सा उद्योग है दोस्तों? तो दोस्तों, ये है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग जो है, इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब कि वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है दोस्तों। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो सूती वस्त्र उद्योग में है दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एरे कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एरे जो है वो कहाँ पर है? दोस्तों, ये है पूना में। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है दोस्तों। इसका ऑफिस जो है पुणे में है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, सन 1934 में जो ये पुस्तक लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया हैं, ये इसके लेखक हैं। इन्होंने, सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी सन 1934 में दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो दोस्तों, भारत में देखो, हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग बॉडी बनाई हुई है, अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं जो विदेशी मुद्रा के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। वो ये सारी चीजें देखती हैं कि अब हमारे पास में विदेशी मुद्रा कितनी है, कितनी विदेशी मुद्रा हमेशा बनाए रखनी है। ठीक है ना? क्योंकि जरूरत एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, विदेशी मुद्रा का जरूरत हमको क्यों पड़ती है? अब जैसे कि हमको कहीं विदेश से कोई आइटम खरीदनी हो तो दोस्तों हमको उनको पेमेंट जो है वो उन्हीं की मुद्रा में देना पड़ता है, विदेशी मुद्रा में। ठीक है ना? इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा आती कहाँ है दोस्तों? ये कभी कभी कंट्रियां जो होती हैं विदेशी मुद्राएं खरीद लेती हैं दोस्तों। या कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि हमारे देश में जो विदेशी घूमने के लिए आते हैं या जो हमारे देश के जो लोग वहाँ कार्य करते हैं वो अगर अपने देश में आते हैं तो विदेशी मुद्रा ले जाते हैं, या यहाँ के जो घूमने वाले जो पर्यटक होते हैं वो अपने देश में आते हैं तो विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। तो दोस्तों, जब विदेशी मुद्रा लेके आते हैं तो एयरपोर्ट पर या हमारे बैंक में जाकर के वो विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि विदेशी उनकी मुद्रा को देख करके और हमारे देश की मुद्रा यानी कि रुपया वो ले लेते हैं। क्योंकि हमारे देश में तो विदेशी मुद्रा चलती नहीं है। अगर वो डॉलर अगर कहीं दुकान पे आके और डॉलर को देगा तो हमारा जो दुकानदार है वो तो डॉलर का मतलब नहीं समझता है और ना ही उसकी वैल्यू समझता है, भाई इसकी क्या वैल्यू है, क्या है क्या नहीं है, तो वो डॉलर को नहीं लेगा। इसलिए जब भी यहाँ पर हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं तो विदेशी मुद्रा को वहां जमा करा करके उसके बदले में और देशी मुद्रा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में विदेशी मुद्रा का संग्रह होता है दोस्तों। और एक विदेशी मुद्रा का एक लिमिट, एक अनुपात हमारे देश, हर देश को अपने अपने देशों में बनाए रखना पड़ता है दोस्तों। इससे जितना विदेशी मुद्रा हमारे देश में होगी उससे हमारे देश की एक लिमिट जो लेवल है, एक रेपुटेशन है वो अच्छी बनी होती है दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि विदेशी मुद्रा होगी तो हम विदेशों से ज्यादा आइटम खरीद पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों, इसका प्रश्न हमसे पूछ रहा था, हम लोग आगे गए। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है, कौन सी संस्था का है? तो दोस्तों, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण जो है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है दोस्तों। किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको गवर्न करती है, नियंत्रण करती है कि हमारे देश में कितनी विदेशी मुद्रा है, कितनी मुद्रा बनाए रखनी है, कितनी मुद्रा रखनी है, कितनी देनी है आगे। ठीक है ना दोस्तों? ओके, कौन सी जो बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अब दोस्तों देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी कि अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं दोस्तों। हर देश में जहां जाओगे वहां उस देश की अलग मुद्रा चलती है, तो वहां जाकर के हमको अपने जो करेंसी होती है उसको वहां कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी कि हमारे पूरे सभी देशों में मिलकर के एक इंटरनेशनल करेंसी जो भंडार बना रखा है वो है दोस्तों
उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है। और वो हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? वो है दोस्तों वाशिंगटन यूएसए में। कहां पर है? वाशिंगटन यूएसए में इसका मुख्यालय बना हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए? चलो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो दोस्तों इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चे जो है मिस्टेक करके आते हैं अक्सर, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जैसे ही कहीं पर ये नाम आता है पूर्ण रूपेण भारतीय देश का प्रथम बैंक जो है कौन सा, पूर्ण रूपेण भारत का गवर्नमेंट बैंक, तो दोस्तों सीधा दिमाग जाता है हमारा कहां पर जाता है? या तो आरबीआई पे जाता है या जाता है एसबीआई पे। आरबीआई दोस्तों है ही है, आरबीआई तो एक हमारी जो है वो केंद्रीय बैंक है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जब सेकंड नंबर जब जाता है तो वो जाता है सीधा एसबीआई पर। कौन किस पे जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हर आदमी ये सोचता है कि भारत की पूर्ण गवर्नमेंट बैंक तो शायद एसबीआई ही होगी, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो इक्विटी का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का हो, यानी कि पूरा गवर्नमेंट का बैंक हो, ऐसा बैंक कौन सा है? तो सीधा दिमाग जाता है एसबीआई के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहां हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूर्ण रूपेण भारत का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक नहीं था दोस्तों। ये है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक जो है वो संपूर्ण गवर्नमेंट के बैंक है दोस्तों। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक जो था वो था पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सबसे ज्यादा इक्विटी गवर्नमेंट की, यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है दोस्तों इसमें। ठीक है ना, आज भी इस पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा इक्विटी है गवर्नमेंट की। सभी बैंकों में, सभी बैंकों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में अभी भी इक्विटी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सही ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो आप उसको जवाब देना है आपको पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत में लीड बैंक योजना जो की गई थी वो सन 1900 कब की गई थी? बताएं दोस्तों, याद है? नहीं है, चलो बताता हूं मैं आपको। ये की गई थी दोस्तों सन 1969, 1969 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1969 में ये योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ट्राइसेम क्या है? तो दोस्तों ट्राइसेम जो है वो क्या है? ट्राइसेम है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम। ये दोस्तों एक गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया था कि ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको अपना अपना रोजगार खोलने के लिए एक योजना चलाई थी दोस्तों, जिसका नाम दिया था उन्होंने ट्राइसेम। क्या दिया था? ट्राइसेम। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कभी कभी पूछ ले जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना कि ट्राइसेम क्या है। ट्राइसेम दोस्तों क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक हैं, बेरोजगार युवक जो होते हैं, उनको स्वरोजगार हेतु यानी कि अपना रोजगार खोलने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम दिया था ट्राइसेम। ठीक है दोस्तों, तो यही है ट्राइसेम। ठीक है ना, ओके, समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट पूरा हो चुका है। इसके सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे को इसको बताइएगा दोस्तों। अगर कोई कमी हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइएगा दोस्तों। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करेंगे और उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आप लाइक करिएगा, और जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो का बेनिफिट समय पर ले पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों इसके साथ साथ आपके सभी मित्रों को इसका फायदा मिले, इसके लिए आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओके, थैंक यू।